गुड इवनिंग बच्चों। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? प्रत्यावर्ती धारा का नेक्स्ट टॉपिक आरसी परिपथ। ठीक है, इससे हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं इससे पहले? आर सर्किट, एल सर्किट एंड सी सर्किट। अब क्या करना है हमको? इनका कॉम्बिनेशन पढ़ना है। आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, आरसी सर्किट, एलसी सर्किट एंड आरएलसी सर्किट। ठीक है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। इससे पहले हम लोग तीनों सर्किट को समझ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आरसी सर्किट। आरसी सर्किट किसको बोलते हैं? यदि प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ, ये क्या है? एसी वोल्टेज। यदि प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध और कैपेसिटर संधारित्र को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? आरसी परिपथ। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? डेफिनेशन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्या करना है हमको? परिणामी प्रतिबाधा की गणना करनी है। ठीक है, किसके किसके लिए? आर और सी के लिए। वोल्टेज का समीकरण क्या होता है? V = V0 sin ओमेगा t। ठीक है, अब यदि इस परिपथ में प्रवाहित धारा I हो तो R के सिरों पर कुछ विभवांतर उत्पन्न होगा और C के सिरों पर कुछ विभवांतर होगा। इस पर विभवांतर क्या होगा? VR होगा और कैपेसिटर क्या होगा? VC हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के लिए विभवांतर निकालेंगे तो R के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज क्या हो जाएगा? VR = क्या पढ़े हैं? I × R, ओम्स लॉ से, है ना। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? संधारित्र के सिरों पर, कैपेसिटर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर अगर VC हो तो क्या हो जाएगा? I × XC। ये भी हमारा प्रतिरोध का फॉर्म है। ठीक है, XC इंडक्टिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटेंस। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट में क्या है? अब हम जानते हैं कि अगर किसी सर्किट में प्रतिरोध जुड़ा तब क्या होता है कंडीशन? उस कंडीशन में धारा और ये होगा आपका वोल्टेज। क्या होगा? दोनों समान कला में होते हैं। ठीक है, जब आर युक्त परिपथ रहता है तो हम पहले पढ़े थे क्या होता है? V तथा I क्या होता है? उस समय समान कला में होते हैं। देखो इधर से देखो, V तथा I क्या होते हैं? दोनों समान कला में होते हैं। अब क्या है? यदि परिपथ में संधारित्र हो उस कंडीशन में क्या होता है? धारा जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होता है? अग्रगामी। ये देखो कंडीशन को, क्या है? धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी। वोल्टेज हमारा क्या है? 90 डिग्री पश्चगामी है और धारा क्या है? वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी। ये क्या हो जाएगा हमारा? कलारेख। ठीक है, कलारेख में क्या करते हैं हम लोग? वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन बनाते हैं और दोनों के बीच एक ग्राफ बनता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फेजर आरेख। फेजर आरेख में क्या होगा? फेजर आरेख में हम ओमेगा टी के साथ प्लस करते हैं। जितना भी हमारा एंगल बना रहता है वोल्टेज और करंट के बीच में, उसके साथ जितना भी एंगल फाई एंगल बना रहता है वो उसके साथ ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर धारा क्या हो जाएगा? वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। इसलिए क्या है? वोल्टेज से वो धारा क्या है? 90 डिग्री अग्रगामी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फेजर आरेख। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? इसके बीच सर्किट में परिणामी वोल्टेज, परिणामी विभव निकालना है। इसके लिए VR और VC के बीच में क्या निकालना है हम लोग को? परिणामी विभव। तो क्या होगा? इन दोनों का परिणामी विभव यदि V हो तो ये क्या हो जाएगा? यदि हमारा परिणामी विभव वोल्टेज V है तो उसमें हम लोग इक्वेशन लगाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? V² = VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। कौन सा रूल लगा रहे हैं हम यहाँ पर? अगर ये VC है तो हम लोग इसको भी VC लिख सकते हैं, दोनों के साइड आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है लोग वहां पर क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग कर सकते हैं। यहां से हमको परिणामी विभव V का मान मिल जाएगा। इस V का मान को निकालना है। ये हमको गिवन है VR और VC। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहीं से हम लोग उस इक्वेशन को प्राप्त किए। ठीक है, ये जो हमको इक्वेशन मिला है वो वहीं से मिला है, उस ग्राफ से।
ठीक है। फिर क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है इसलिए वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इनटू धारा हो जाएगा, ठीक है, I इंटू आर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्सी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये कैपेसिटर के लिए है। सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के लिए, तो आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर दोनों से क्या करेंगे, आई कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, आई स्क्वायर को हम लोग बी स्क्वायर के साइड में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इधर ले आएंगे, ठीक है। फिर हमको क्या रिलेशन मिलेगा, बी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ से बी इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ से हमको बी इक्वल टू आई इक्वल टू क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है। इसकी जगह में क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर प्रतिबाधा है, ठीक है, यहाँ पर दो चीजों के लिए निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस के लिए और कैपेसिटेंस के लिए, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, जेड आर और सी। किसका प्रतिबाधा है ये, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का, ठीक है। तो प्रतिबाधा को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर आर सी इक्वल टू एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में रूट लग जाएगा। फिर एक्स सी को हम लोग उसको, ये फार्मूला हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। सिमिलरली एक्स एल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इनटू एल। ये हम लोग स्टार्टिंग के जब सर्किट देखे थे तब ये निकाल चुके हैं फार्मूला, ये वहीं से आया है। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर भी रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ये हमारा समीकरण फाइनली प्राप्त हो गया। जेड आर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, कलांतर की गणना करनी है, ठीक है। कलांतर कैसे निकालेंगे, वोल्टेज और करंट के बीच में उसका क्या देखेंगे हम लोग, किधर कितना कला है, कला में अंतर कितना है, ठीक है। तो कलांतर का एक फार्मूला होता है टेन पाई। टेन पाई इक्वल टू होता है ये कहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, VC अपॉन VR। क्या होता है, टेन पाई, टेन का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है, VR है, और आधार क्या है हमारा, VC हो जाएगा। ये वहीं से प्राप्त हुआ है, VC अपॉन VR हो जाएगा। VC का वैल्यू क्या होता है, I इंटू XC, VR का वैल्यू क्या होता है, I इंटू R। दोनों से I हम लोग कैंसिल कर देंगे, क्या बच जाएगा, XC अपॉन R, ये प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, XC का वैल्यू को हम लोग वापस रख देंगे। XC का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा C, और ये R क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा C R। इस प्रकार हमको फाई का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा C R, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ये हमारा कलांतर भी मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करना है हमको, परिणामी धारा की गणना। तो परिणामी धारा की गणना करने के लिए हम लोग फेजर आरेख का जो फेजर आरेख जो हम लोग बनाए हैं, ये वहीं से प्राप्त हुआ है। क्या हो रहा था उस कंडीशन में, धारा जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी हो रहा था, इसलिए क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t प्लस 5, ठीक है, प्लस में रहेगा क्योंकि अग्रगामी है, ठीक है। अब औसत शक्ति की गणना करनी है हमको। औसत शक्ति के लिए क्या करते हैं, P एवरेज इज इक्वल टू V RMS I RMS इनटू cos phi। इस फार्मूले को हम लोग अन्य रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि P एवरेज इक्वल टू V स्क्वायर RMS अपॉन R परिणामी प्रतिरोध इनटू R अपॉन ZRC। ये कहां से आया, तो ये हम लोग I RMS को क्या लिख सकते हैं, V RMS अपॉन R परिणामी प्रतिरोध R लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, V RMS और इसके साथ V RMS, दोनों V RMS क्या हो जाएगा, V स्क्वायर RMS, और ये जो R है वो क्या हो जाएगा, हमारा परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा। और cos phi, cos का वैल्यू क्या होता है, इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे, जो हम लोग फेजर में निकालेंगे, ये हो जाएगा, ये cos phi हमारा हो जाएगा, VC हमारा क्या हो जाएगा, आधार, और एक कोण क्या हो जाएगा हमारा V, ठीक है, VR। तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कोण हो जाएगा। तो अब आधार हमारा क्या था, VC था, और कोण क्या था, VR था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, VC का वैल्यू हो जाएगा I इंटू XC, 1 मिनट, हाँ,
यहाँ करते हैं cos फाई के, ठीक है, cos फाई मेथड। तो cos फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस भी यहीं से हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, cos का वैल्यू ये होता है ना, आधार बटे करंट। तो आधार हमारा क्या था, r था, और जो हमारा हाइपोटेनियस था वो क्या था, परिणामी प्रतिरोध था, इसलिए परिणामी प्रतिरोध को उसके जगह में लिखे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ZRC, ठीक है। इनको साथ में कंबाइन करके मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये परिणामी प्रतिरोध भी ZRC होगा। ZRC और ZRC क्या हो जाएगा, Z2RC हो जाएगा, और हमारा ये VRS² इंटू R, इस सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमको एक नया फार्मूला ये प्राप्त हुआ। फिर क्या करेंगे, ZRC का वैल्यू जो हम लोग पहले निकाले थे उसमें इसकी जगह में क्या कर देंगे, ये हमारा कैपेसिटेंस के लिए है और ये हमारा रेजिस्टेंस के लिए, ये हमारा कंप्लीट फार्मूला है ये वाला, ठीक है। ये हमारा क्या है, औसत शक्ति, ठीक है। इस प्रकार से इसमें 4 से 5 पॉइंट पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपको एग्जाम में सीरियल बाय सीरियल बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको सर्किट डायग्राम बनाना है परिपथ का, ठीक है। इस परिपथ को सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे, है ना। उसके बाद क्या करना है, आपको परिणामी प्रतिबाधा की गणना करनी है। तो प्रतिबाधा की गणना करने के लिए क्या करेंगे, ये हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, परिणामी वोल्टेज और धारा के लिए क्या निकालेंगे, उनका विभवांतर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम कला आरेख और फेजर आरेख बनाएंगे, ठीक है, दोनों कंडीशन। थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, ये तो हम लोग निकाल लिए रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कलांतर की गणना करनी है, ठीक है, यहीं से हमको परिणामी प्रतिरोध मिल जाएगा। फिर लास्ट में हमको क्या करना है, परिणामी धारा की गणना और औसत शक्ति की गणना, है ना। तो ये आपका कंप्लीट होता है कौन सा सर्किट, आरसी सर्किट। इसी प्रकार एल आर सर्किट और आर एल सर्किट, सी आर आर सी एल सी सर्किट, एलसी सर्किट और आरएलसी, ये सभी सर्किट को इसी प्रकार हमको बनाते चले जाना है, ठीक है। सभी को आया समझ में, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास में यही क्लोज करते हैं।